दोस्तों इंसाइड मौसम अगर मैं कुछ हमने लेना मौलाना और आसिफ अली जरदारी साहब ये दोनों पाकिस्तानी की सियासत के ऐसी खिलाड़ी हैं। ये दोनों अगर मैच को फिक्स कर दें यानी एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो ये डेडली कॉम्बो इतना ज्यादा लीथल होता है, इतना ज्यादा खतरनाक होता है, इतना ज्यादा घातक होता है कि जनाब किसी को पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो गया। और इस मरतबा भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मौलाना साहब और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों का ये कॉम्बो एक मरतबा फिर डेडली भी होने जा रहा है और लीथल भी होने जा रहा है। इस मरतबा ये जो दोनों हैं इकट्ठे हुए हैं आईनी तरमीम के मामले पर और आईनी तरमीम के मामले पर अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं तो जनाब कोई चंद चढ़ा के आने जाना है वापस भी किसी भी तौर पर इन्होंने खामोशी से पीछे नहीं हटना। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो खीर पक रही है इस वक्त आईनी तरमीम की उसके अंदर जो लाइन शेयर है यानी जो मफादात का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो आसिफ अली जरदारी साहब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब यानी जमीयत उलमाए इस्लाम के हिस्से में ही आना है। और इस सारे चक्कर के अंदर वो नुक्ता वो आईनी तरमीम खामोशी के साथ हो जानी है जिसके ऊपर माजी के अंदर बहुत ही ज्यादा शोरो होगा मच गया था चाहते हुए या ना चाहते हुए। इस मरतबा जनाब जो गेम है अब एक नए तरीके के साथ जो है वो खेली जा रही है। कैसे आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे। ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं। मैंने कल के एक व्लॉग में इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के दरमियान आईनी तरमीमी मुसवदे के 99% पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक हो गया है। और मैंने अपनी खिदमत में ये नुक्ता भी पेश किया था कि वो जो एक नुक्ता रह गया है दोनों के दरमियान वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसको टैकल ना किया जा सके। मैंने आपको इस बारे में भी आगाह किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जो आईनी तरमीमी मुसवदा है जो उनकी तरफ से तैयार किया गया है उसको चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया है। और उसके शेयर होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन नकात के ऊपर आईनी तरमीम को लेके आना चाहती है वो खेल भी खुल के सामने आ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आईनी तरमीम के पेश किए जाने के बाद उनके मुसवदे को पेश किए जाने के बाद जनाब जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से भी आईनी तरमीमी मुसवदे को पब्लिक कर दिया गया है। और उसके कुछ नकात आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसके मुताबिक जो है वो इस बात का जिक्र किया गया है इसी आईनी तरमीमी मुसवदे के अंदर कि एक आईनी अदालत की बजाय एक आईनी बेंच बनाया जाएगा और उस आईनी बेंच के अंदर जो जज साहिबान हैं उनकी तकरीर के तरीकाकार को का तयन किया जाएगा। जमीयत उलमाए इस्लाम की मुजव्वज़ा तरमीमी मुसवदे के मुताबिक जमीयत उलमाए इस्लाम आइन के आर्टिकल 38, आर्टिकल 175, आर्टिकल 243, आर्टिकल 230 और आर्टिकल 203 में तरमीम की ख़्वाह है। इसके साथ साथ जमीयत उलमाए इस्लाम का ये मानना है कि आइन में 19वीं तरमीम को कालादम करार दे दिया जाए और 18वीं तरमीम को उसकी असल शक्ल के अंदर बहाल कर दिया जाए। अब जमीयत उलमाए इस्लाम का ये भी मानना है कि सूद के खात्मे के लिए जो इकदाम हैं वो तजवीज़ किए जाए और 1 जनवरी 2028 से तमाम इकसाम का सूद जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और चारों सूबों और दोनों ईवानों में मुतारफ होने वाली किसी भी तरह की जो भी कानून साजी होगी वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल से उसकी मंजूरी लाजमी होगी। इसके साथ साथ इस बात का भी इसी आईनी तरमीम के अंदर हुकूमत को और पार्लियामेंट को पाबंद किया गया है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तरफ से जो जो सिफारिशात इस वक्त तक पेंडिंग है उनको मुतल्लिका कवानीन के अंदर शामिल किया जाए। और ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से आई। और आपको पता ही है कि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी ही इम्पोर्टेंट बात है। और आज तक कि अगर आप तारीख देखें तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल पर आपको जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की ही हुकूमत नजर आएगी और मौलाना फजलुर रहमान साहब मेजॉरिटी टेन्योर में इस्लामी नजरियाती कौंसिल को उन्हीं की जमात के लोग हेड करते रहे हैं। अब मौलाना साहब ये चाहते हैं कि कानून साजी का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए और इसीलिए ये जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के रोल को बढ़ाने के लिए उनकी ये तजवीज़ सामने आई है। इसके साथ साथ जमीयत उलमाए इस्लाम ने आईनी बेंच को आईनी तनाज़ात या तशरीह देने का इख्तियार उनको तजवीज़ किया है। और जमीयत उलमाए इस्लाम का ये मानना है कि जो आईनी बेंचेस हैं
वो वफाक और सूबों में भी कायम किए जाएंगे। वफाक के अंदर जो आईनी बेंच बनाया जाएगा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज साहिबान मौजूद होंगे, उसको हेड करेंगे जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से चारों सूबों के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए जाएंगे और ये जो बेंचेस हैं इसके अंदर इसको हेड करेंगे मुतलका सूबे के चीफ जस्टिस और इसके साथ 3 जज साहिबान या 2 जज साहिबान इनके साथ शामिल होंगे। ये 3 रुकनी बेंच होगा और सूबाई आईनी बेंचेस के फैसलों के खिलाफ अपील ये जो है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के अंदर की जाएगी। और ये जो आईनी बेंच है खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का, उसकी तरफ से आईनी मामलात की तरफ के लिए दी जाने वाली जो तशरीह है वो जनाब मुकम्मल तौर पर लाजमी होगी, उसके ऊपर अमल दरामद होगा और उसके बाद उस फैसले के ऊपर 5 रुकनी बेंच के फैसले के ऊपर किसी तरह की कोई अपील नहीं होगी। इस तरमीम के अंदर इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सदर की जानिब से भेजे गए सवाल की समाअत भी आईनी बेंच में ही होगी। आप ये जो मैंने आपसे कहा था कि ये जो मुख्तलिफ तरामीम हैं जिनका तजवीज़ किया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी जमात और इस वक्त की प्लेयर जो पार्लियामेंट में मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम, तो उसके अंदर एक हिस्सा है जो आपको इन सर्कल नजर आ रहा है, उसके ऊपर दायरा सा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके अंदर एक नुक्ता है जो उन्होंने वजाहत की, उसके मुताबिक JUI की आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़ है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक 12, 13 और 14 का इस्तेमाल मुतलका मुतासरा इलाकों में किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की असर नौ तकर्रर और तोसी की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी से ली जाएगी। पार्लिमानी कमेटी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली तश्कील देंगे। यानी मौलाना साहब ये चाहते हैं कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का तकर्रुर का इख्तियार वजीर आजम से ले लिया जाए और इसके लिए भी एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए जो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असम्बली मुश्तरका तौर पर उसको तश्कील देंगे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का फैसला इसी पार्लिमानी कमेटी के अंदर किया जाएगा। यानी हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से 2-2, 3-3 या टॉप मोस्ट 5 जनरल्स के नाम आएंगे और पार्लिमानी कमेटी उन 5 जनरल्स में से जो रवायती तरीकाकार है एक जनरल के नाम के ऊपर इत्तफाक करके वो नाम वजीर आजम को भेजेगा और वजीर आजम एक महज रबर स्टैम्प की तरह ये सब कुछ लेके आगे बढ़ जाएगा। और ये तजवीज़ जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट तजवीज़ हमें बज़ाहिर होती हुई नजर आ रही थी और ये इस बात की तरफ लग रहा था जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े ही डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी हैं और उन्होंने अफवाज की सरबराहान की तकर्री का इख्तियार हुकूमत से लेकर पार्लियामेंट के सुपुर्द किया है, जो कि इस सारे खेल के अंदर एक गेम चेंजर नुक्ता साबित हो सकता है। अब ये जो अगर मैं आर्टिकल 243 का आपके सामने जिक्र करूं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, तो इसका जो है ना इम्पोर्टेंट हिस्सा जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्टिकल 243 इसका उन्वान है कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इसका पहला नुक्ता है द फेडरल गवर्नमेंट शेल हैव कंट्रोल एंड कमांड ऑन आर्म्ड फोर्सेस। यानी वफाकी हुकूमत का ये जो मुसल्लह अफवाज हैं इनकी कमांड और आर्म्ड फोर्सेस पर इसका कंट्रोल होगा। आर्टिकल 243 का जो पॉइंट 2 है, शिक 2 है, उसके तहत ये नुक्ता किया गया है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजंस द सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शैल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। यानी ये सबको मालूम है कि सदर पाकिस्तान जो है वो रियासत मुमलिकत का सरबराह होने की हैसियत से मुसल्लह अफवाज की कमांड संभालेगा, यानी उसका वो सुप्रीम कमांडर होगा। तीसरा नुक्ता, द प्रेसिडेंट शैल सब्जेक्ट टू लॉ हैव पावर, के सदर के पास ये इख्तियार होगा अकॉर्डिंग टू द कानून, अकॉर्डिंग टू द लॉ, टू रेज एंड मेंटेन मिलिट्री, नेवल एंड एयर फोर्स सर्विसेज एंड द रिजर्व्स ऑफ सच फोर्सेस एंड बी टू ग्रांट कमीशन इन सच फोर्सेस। यानी अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर होने के हैसियत से मुसल्लह अफवाज जिसके अंदर बर्री, बहरी और फजाइया शामिल हैं, इसके अंदर जो तकर्रियाँ हैं उनका इख्तियार सदर साहब के पास होगा। उसके बाद उनके जो रिजर्व्स हैं, उनके जो ज़खायर हैं उसको मेंटेन करने का या उसको उनके लिए कितने ज़खायर दरकार हैं इसका इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास होगा। और उसके बाद वो ये कहते हैं द प्रेसिडेंट शेल ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, के प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी अपॉइंट करेंगे चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को। दूसरा, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वजीर आजम की सिफारिश पर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करेंगे। नंबर 3,
द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यानी बहरिया के सरबराह और चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इनको ये वजीर आजम की सिफारिश के ऊपर अपॉइंट करेंगे, ये आर्टिकल ये कहता है। और इसके साथ साथ उनकी सैलरीज और अलाउंसेस को डिटरमिन करेंगे और वो ये बताएंगे कि किस अफसर की कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, उसको कितने अलाउंसेस मिलने चाहिए। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस सारे अमल का। और ये जो पैराग्राफ जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है उसके अंदर मौलाना साहब की ये तजवीज़ है कि ये इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया जाए, बजाय इसके कि ये इख्तियार वज़ीर आज़म साहब अपने पास रखें। लेकिन अगर आप इसकी जो दीगर तशरीहात हैं या ये जो सिंपल एक नुक्ता है ना, लेकिन इसके साथ किस जगह पर कौन से लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है उसके अंदर मुझे लगता है जैसे आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये इन्होंने अपने इत्तेहादियों को चूना लगाने की कोशिश की है। अगर आपको याद हो तो पहला तरमीमी मुसवदा जिसके ऊपर पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम ने शदीद तरीन एतराज़ किया था और उन्होंने कहा था कि ये फ़ौज की सुप्रीमेसी कायम की जा रही है, यहाँ पर सिविलियंस के इख्तियारात और सिविलियंस की आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स कायम की जा रही हैं, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल किया जाएगा। मौलाना साहब ने इस आर्टिकल में ये जो तजवीज़ है उसके अंदर जनाब सबको मेरा ख्याल है कि चूना लगा दिया है। और यही मौलाना साहब के बारे में कहा जा सकता है, मौलाना साहब यू ब्यूटी, मौलाना साहब यू नॉटी। और आसिफ अली जरदारी साहब की ब्यूटी और नॉटी होने पर तो किसी को कोई शक ही नहीं है। जावेद हाशमी साहब तो ये बात पहले ही करार दे चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब सियासत के अंदर पीएचडी कर चुके हैं, बल्कि डबल पीएचडी कर चुके हैं। और मौलाना साहब ने भी पीएचडी कर ली है। जितना कि उन्होंने इस सारे खेल के अंदर उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस तजवीज़ को के अंदर जो पहला नुक्ता है कि जनाब पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, इस नुक्ते के अंदर अगर आप इसकी इंटरप्रिटेशन में जाएंगे, जहाँ जहाँ पर कुछ अल्फाज का तबादला किया गया है, वहाँ पर उन्होंने पिछले दौर में हुई फौजी कानून में तब्दीली, जिसके तहत ये जो आर्मी एक्ट के अंदर मुख्तलिफ शिकों का इजाफा किया गया था, उसको भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। और आर्मी शिकों में होने वाली इन तब्दीलियों के नतीजे में जो मिलिट्री ट्रायल है उसके ऑप्शन को खुला रखा गया है। पिछले दौर में होने वाली कानून, फौजी कानून में तब्दीली को उन्होंने न सिर्फ इसको इंडोर्स कर दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक फैसला दिया था, उस फैसले को भी उन्होंने ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से था, आर्मी एक्ट के हवाले से था, उसको भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म का ये इख्तियार, क्योंकि जो अपॉइंट कर सकता है, अपॉइंट करने की समरी भेज सकता है, वो बरतरफ करने की समरी भी भेज सकता है। ये जो मौलाना साहब की तजावीज़ हैं, इसके तहत वज़ीर आज़म अपॉइंट तो कर सकता है और उसके लिए भी अब उनके लिए पार्लियामेंट्री कमीशन यानी वज़ीर आज़म के पास आर्मी चीफ को या सर्विसेज चीफ को अपॉइंट करने का इख्तियार था, वो वापस ले लिया गया है। और इसके बाद वज़ीर आज़म से ये जो आर्मी चीफ हैं या दीगर सर्विसेज चीफ हैं, इनको बरतरफ करने का जो इख्तियार था, बरतरफ करने की जो समरी वो सदर ममलिकत को भेजते थे, वो इख्तियार भी वापस ले लिया गया। तो है ना ये कमाल का खेल, ये शरारतीपन जो आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना साहब ने दिखाया है, क्या ये कम वारदात है जो उन तमाम लोगों के लिए डाली गई है जो जब से तरमीम का मुसवदा आया था उस वक्त से ढोल बजा रहे थे, भाई काम किया जाए तो जरा सफाई से किया जाए, पता चले कि वो काम हुआ है। इन तरमीम की रोशनी में ये जो मैंने भी आपके सामने मुख्तलिफ नकात पढ़े हैं, इसकी रोशनी में ये बात तो अब किसी भी तरीके से ढकी छुपी नहीं है कि मौलाना साहब इस आईनी तरमीम के मामले में ना सिर्फ ऑन बोर्ड हैं, बल्कि मौलाना साहब का वोट हर सूरत इन आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जाएगा। और ये जो आईनी बेंच बन जाए या आईनी कोर्स बन जाए, इसके ऊपर अब किसी को कोई फोकस नहीं है। असल में आर्टिकल 243 के अंदर जो तरमीम मौलाना साहब करवाना चाहते हैं, वो तरमीम की अगर मंजूरी ले ली जाएगी बाकी जमातों से, तो जनाब ये ऐसे चुटकी बजाते ही तमाम आईनी तरमीम मंजूर हो जाएंगी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन जाएगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इसकी कहानी सिर्फ इसी वजह से डाली गई है कि आर्टिकल 243 के अंदर मौलाना साहब जो तजावीज़ लेके आए हैं, उन तजावीज़ को मंजूर कराया जाए। है ना कमाल का खेल, मजा आया ना? अब आपको अपनी जरूर सार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।